हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहिंदर एंड आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ लीव एनकैशमेंट और लीव सैलरी। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, जो लोग सर्विस करते हैं और जो लोग सर्विस नहीं करते हैं, वेदर इट इज़ इन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। एवरीबडी नोज कि लीव एनकैशमेंट क्या होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है सो दैट कि जब आप जॉब में हो तभी आप इस चीज़ को जो है अपना कैलकुलेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ली जस्ट ए मोमेंट, लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके ओके, जस्ट वन मोर, दैट इज लीव एनकैशमेंट और लीव सैलरी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो है मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई क्या इसका एग्जम्पशन होगा, किसके लिए ये टैक्सेबल है, किसके लिए टैक्सेबल नहीं है, और अगर कोई पोर्शन इसका टैक्सेबल है तो कितना पोर्शन इसका टैक्सेबल है। ठीक है, उसके बाद जब भी ये पैसा मिलता है, जब उसके लीगल हीयर्स को ये पैसा मिलता है तो क्या ये टैक्सेबल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरी कैलकुलेशंस के वो कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिसको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग काउंट करके जो है आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप चीज़ों को डीपली समझ लीजिए सो दैट यू विल बी एबल टू सक्सीड इन एग्ज़ाम। और अगर आप कोई अकाउंटेंट की जॉब भी कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टे ट्यून एंड लेट्स मूव फर्दर। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीव इन कैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होती है या फिर रेजिग्नेशन है। कभी भी जब आप अपनी जॉब से रिटायरमेंट होते हैं या फिर अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो इसकी कैलकुलेशन की जाती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपकी छुट्टियां उसमें पड़ी हुई हैं, ये छुट्टियां कभी काफ़ी टाइप की होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पेड लीव की बात करते हैं, जिसमें कि आप जो है आपकी छुट्टियां अकमुलेट होती रहती हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में भी एप्लीकेबल होता है। चाहे चीज़ लीव्स को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर एम्प्लॉयर अलाउ करता है, तो अगर एम्प्लॉयर चाहे तो उसको सेम ईयर में लैप्स किया जा सकता है, मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं। ये बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन अब अभी सिर्फ हम लोग ये बात करेंगे कि भी इसका टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है वो कैसे होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है, whatever he is getting is totally fully exempted. You mean fully exempt, there should not be charged any single tax on that single rate of tax. So fully amount whatever he is receiving will be tax free, right? नॉन गवर्नमेंट अप्लाई की बात करता हूँ। नॉन गवर्नमेंट अप्लाई के लिए कुछ पोर्शन उसका टैक्सेबल होता है, कुछ पोर्शन जो है उसका एग्जम्प्ट होता है। वो कौन से पॉइंट्स हैं आगे हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, लीगल हीयर्स एज आई टोल्ड यू, लीगल हीयर्स एज ए डिसीज्ड एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो जाती है, उस केस में अगर ऐसा होता है तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है टैक्स की कैसे होती है। इट्स टोटली और फुल्ली एग्जम्प्टेड बट एवर द पर्सन इज रिसीविंग और द लीगल, लेट्स से कि भाई कोई पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है जॉब में और उसकी लीव्स का मान लीजिए 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो जब उसकी वाइफ को पैसा मिलेगा तो वो उसके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा, वो उसकी लाइफ के लिए है। तो इस चीज़ में हम लोग कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, एंड लेट्स मूव फर्दर। लीव एनकैशमेंट के बारे में, रिसीविंग ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, देयर आर टू ऑप्शंस कि भाई जब आप जॉब कर रहे हो सकता है आपको इस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आपने अपना लीव जो है इनकैश करा लिया। लेट्स से कि आपकी लाइफ में टोटल भाई 400 लीव्स बनती हैं, तो उसमें से आपने मान लीजिए 100 लीव जो है उसमें ले लिया। ठीक है, यूटिलाइज कर लिया। तो उस केस में क्या होगा, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, वेदर द पर्सन इन द गवर्नमेंट सेक्टर और इन द प्राइवेट सेक्टर। इन बोथ द केसेस दिस अमाउंट विल बी चार्ज एज टैक्स्ड, और यू कैन सी दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, okay, one more thing I would like to highlight here. Limit of this increase, earlier the government limit was 3 lakh, मतलब whatever you are receiving up to 3 lakh, it was tax free. Now the limit under the budget of 2023
दिस अमाउंट हैज बीन इंक्रीज टिल 25 lakhs। ओके, 25 लाख तक इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। ये आपको पॉइंट नोट करने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर ये है कि भाई अगर अगर आप जो है इसमें सैलरी की अगर बात करते हैं कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि जब भी आप इसकी जो लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो आप में एक वर्ड ज़रूर होगा कि सैलरी। तो सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? सैलरी के अंदर आपका जो है एज आई रिटन हियर, इट्स बेसिक सैलरी इंक्लूड होती है, ठीक है, बेसिक सैलरी इंक्लूड होगी। उसके बाद डियरनेस अलाउंस होगा, यू कैन से डीए, जिसको आप डीए बोलते हैं। उसके बाद कमीशन अगर आपको कोई मिल रहा है फिक्स्ड परसेंटेज का टर्नओवर के ऊपर, तो भी उस सैलरी के मीनिंग में इंक्लूड होगा। ये बात आपको नोट करने वाली, क्योंकि जो सीए के बच्चे हैं या फिर सीएस के हैं या फिर आपका आईसीडब्ल्यू या फिर आपका एमबीए के जो भी प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट, आईसीएफए, वट एवर द पीपल्स डूइंग, जो भी इस तरह के कैलकुलेशन आते हैं, उनको ये चीज़ें पता होती है कि उसका मीनिंग क्या होता है, सैलरी का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि लेट्स से कि अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको 2 या 3 जो है आपको लीव एनकैश्ड मिलती हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है? तो उस केस में लेट्स से कि आपने एक कहीं जॉब कर रहे थे, आपको मिल गया 5 लाख रुपया। अब आपने उसकी एग्जम्पशन ले ली, ठीक है, एग्जम्प्ट हो गया। अब आप जो है दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी आपको जो है लीव एंड कैश मिलता है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो है जो अमाउंट पहले वाला मिला हो तो उसको रिड्यूस किया जाता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा। लेट्स से कि आपको भी 25 लाख की लिमिट है, तो 25 लाख में जैसे 5 लाख रुपए उसको मिल चुका है पहले, तो हम एग्जम्पशन ले चुका है और उसमें से अब 20 लाख ही उसकी जो लिमिट जो है बची हुई है। तो एग्रीगेट ही विल गेट ओनली 5 lakhs, नॉट ए सिंगल जॉब। टोटल फुल उसमें करियर में वो उसको 25 लाख की लिमिट जो है मिलने वाली है। ये उस सेक्शन का कहना है। अब इसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होता है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब 25 लाख रुपए जो गवर्नमेंट की लिमिट है, उसके बाद जो है लीव सैलरी एक्चुअली जो उसको रिसीव होती है वो, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद जो है कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव, ये बात करता हूँ। 10th मंथ की एवरेज सैलरी, 10th मंथ की सैलरी क्या होगी, 10th मंथ की एवरेज सैलरी क्या होगी, ठीक है, पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 में क्या होता है? अनयूटिलाइज लीव, यूटिलाइज लीव्स, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द, मतलब उसको जो है सिर्फ 30 दिन के हिसाब से ही लीव्स मिलने वाली है। आप ये चीज देख लें, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द एवरेज 30 डेज ही एवरेज, मतलब जितनी उसने सर्विस करी है उसको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का ही उसको अमाउंट मिलने वाला है पर ईयर। मतलब एक साल में उसको 30 दिन मिले। ऐसा नहीं है कि भाई वो अगर आपको भाई 40 दिन जो है साल में मिल रहे हैं छुट्टियां, तो आप 40 के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नो। एक एग्जांपल ले लेते हैं सर आगे। एग्जांपल क्या बोलता है कि भाई लीव एनकैशमेंट को क्या, मिस्टर ए है कोई, और मिस्टर ए क्या करते हैं कि वो रिटायर होते हैं 15 साल बाद, ठीक है। 15 साल रिटायरमेंट होने के बाद उसको 35 दिन एक साल के मिलते हैं, तो उसकी छुट्टियां टोटल कितनी होगी? 525 डेज, ठीक है। इसके हिसाब से 525 ओवरऑल उसको छुट्टियां 525 मिल गई। जबकि लॉ क्या कहता है? लॉ को सोता कि भाई 15 इंटू 30, मतलब 15 साल उसने नौकरी करी, 30 में एक साल का दूंगा 30 छुट्टी, तो मतलब 450 उसकी छुट्टियां बनती हैं। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है। लेकिन उसको कितनी छुट्टियां मिल रही हैं भाई साहब को? 525, ठीक है। उसने जो था 325 में से बची हुई है उसकी, उसने क्या किया था, जो 200 लीव्स थी उसने वो यूटिलाइज कर ली थी जब वो सर्विस में था। अब उसको जो पैसा मिला है 325 डेज का मिला है, ठीक है। तो उसकी सैलरी में बता देता हूँ, उसकी सैलरी थी 33,000 इंक्लूडिंग डीए, उसका इंक्लूड किया हुआ डीए, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी कितनी बनती है? पर डे की सैलरी कितनी होगी? 1100 इंटू
15 साल के लिए इंटू 30 अगर आप करते हैं तो इट विल कम 357,500। सो टोटल उसको पैसा जो है 3,57,500 उसको पैसा मिला। अब क्या ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, ये हम आगे बात करते हैं इस स्लाइड्स के अंदर ही, ठीक है। अब लीव एनकैशमेंट में क्या कहना चाह रहा है ये, लीव इन कैश रिसीव एज आई टोल्ड यू 3,57,500 उसको मिलने वाला है और मिला है, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी भाई, आपको 15 साल नौकरी करी, गवर्नमेंट के हिसाब से उसको 30 छुट्टियां, सॉरी इसको वेट कंट्रोल सेट, इसको 35 अगर आप करेंगे 35 तो इसकी 525 लीव्स थी टोटल, और उसने 200 जो थी ले ली थी तो 325, और इसके हिसाब से उसकी पर डे की सैलरी कितनी होगी 1100 रुपया, क्योंकि 3300 डिवाइडेड बाई 30 तो उसकी एक दिन की सैलरी होगी 1100 रुपया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन ऐसे आई है। अब मैं इन 3-4 में से जो भी लिस्ट होगा वो जो है अमाउंट उसका टैक्स, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड, ठीक है। अमाउंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट में 25 लाख की लिमिट रखी हुई है, यहाँ तक क्लियर है। और लीव एनकैशमेंट जो था वो एक्चुअली जो उसको मिला, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट 3,57,500, ठीक है। उसके बाद एवरेज सैलरी 10 मंथ की एवरेज सैलरी कितनी होगी भाई 3,30,000 होगी 10 महीने की, जब उसकी सैलरी वही 33,000 है, इनटू अगर 10 मंथ से एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स, ठीक है, तो 3,30,000 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट ये बोलता है कि भाई साहब ऐसा है कि आपको 3,57,500 मिले, 3,57,500 रुपया मिला। ये पैसा कितने दिन के लिए आपको मिला 325 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको 325 दिन के लिए नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको 250 दिन के लिए दूंगा। क्योंकि आपको तो मैं सिर्फ 30 दिन दे सकता हूँ ना, जहाँ एक साल में सिर्फ 30 दिन दे सकता हूँ, तो दैट इज 450 उसकी टोटल लीव्स बनी थी, उसमें से भाई साहब ने 200 जो थी वो निकाल ली थी, अब बच गई थी उसकी 250 छुट्टियाँ। अब अगर मैं कैलकुलेशन करने जाता हूँ तो कैलकुलेशन करने के लिए कैसे निकल के आता है, जो 3,57,000 है, एक 3,57,500, वेट यहाँ करते हैं ऊपर, 3,57,500 डिवाइडेड बाय 325 डेज इनटू उसकी तो छुट्टियां 250 बची हुई है ना, मैं 250 दे सकता हूँ। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 डेज की लीव दे सकता हूँ, चाहे आप 40 मिल रही है आपको, तो ये आपको नहीं मिलने वाली है। उस केस में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 250 से तो 2,75,000 आ जाएगा। अगर कोई भी सर कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ कमेंट करने में हेजिटेशन मत कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा डाउट बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसी रूल को फॉलो करना है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या इनकम टैक्स में बुक्स में लिखे हुए हैं, और जो सिनेरियो बनाए गए हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो आपकी कैलकुलेशन कभी भी सही नहीं बैठेगी। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, अगर आप किसी भी दूसरे मेथड से अगर इसको करने जाएंगे तो आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को बहुत एक्यूरेट तरीके से समझने की कोशिश करो, सो दैट कि आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी और आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। और उसके बाद अच्छा हम बात कर रहे थे 3,57,000 भाई साहब को मिला, 3,57,500 भाई साहब को मिला, उसमें से 2,75,000। अब 2,75,000 क्यों लिया मैंने, ठीक है, इन चार में से दो, क्योंकि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसका कहने का मतलब सबसे जो कम होगा वही होगा। तो आपको ये एग्जाम टोड होने के बाद आपको सिर्फ 82,500 पे ही इनकम जो है टैक्सेबल इनकम होगी। मतलब लीव एनकैशमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ 82,500 ही
80 कहाँ गया, 82,500 ही, ये आई मीन यू कैन नोट हियर, ओके, 82,500 ही सेलिब्रेट। सो माय डियर सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। और मिलते हैं एक और वीडियो सेशन में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करते रहिए। लेकिन ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि जिसमें कि आप जो है एक दिन में या फिर एक महीने में या फिर एक साल में एक रॉकेट स्टार बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, एंड आपको हाई लेवल पे जाने के लिए आपका जो स्ट्रगल है बहुत मैटर करता है। सो एनी वे, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक मोर टाइम, सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉन्ग वीडियो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नई वीडियो सेशन में। टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय।